हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल सिनेमा रेडियो, जहां पर हम कई सारी मूवीज और कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनको खुद की फिल्म मिली और प्रेजेंट में इन केसेस का क्या स्टेटस है वो भी जानेंगे। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन। ज़ोडिएक। दिस फिल्म स्टार्स 3 ऑफ द बेस्ट एक्टर और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने। आपके पास कोई रीजन नहीं है इसे ना देखने का। ये फिल्म बेस्ड ऑन द किलिंग्स ऑफ ज़ोडिएक किलर फ्रॉम दिसंबर 1968 टू अक्टूबर 1969। इस बीच इसने कुल 7 लोगों को मारा, जिसमें से 3 कपल्स थे और एक अकेला कैब ड्राइवर। इन 3 कपल्स में से 2 लोग सरवाइव कर गए। इसका कोई फिक्स्ड वेपन नहीं था। ये नाइफ और अलग तरह की पिस्टल्स जैसे .22 कैलिबर 9mm पिस्टल यूज करता था इन क्राइम्स को कमिट करने के लिए। लेकिन इसका एक अलग तरीका था जिसकी वजह से ये काफी फेमस है। ये डिटेक्टिव्स को टॉन्ट मारने के लिए क्रिप्टोग्राम्स, जो कि ज़ोडिएक साइंस का एक पजल होता है, रीजनल न्यूज़पेपर के ऑफिस में मेल करता था। आज तक इसने ऐसे कुल 4 पजल्स भेजी थी, जिसमें से सिर्फ 2 पजल सॉल्व हुई, पहली 1969 में और दूसरी 2020 में। बाकी 2 अभी भी अनसॉल्व्ड है। इसने अपने लास्ट मैसेज में ये दावा किया कि इसने कुछ 37 लोगों को जान से मारा है, लेकिन कंफर्म 7 ही है। इसका प्राइमरी सस्पेक्ट था आर्थर ली एलन, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था। लेकिन कभी उसके खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस ना मिलने के कारण उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग पाए। एंड दिस रिमेन्स अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री टिल नाउ कि ज़ोडिएक किलर कौन था और इसका ये सब क्राइम करने का क्या मोटिव था। दियातलोव पास। ये फिल्म बेस्ड ऑन द दियातलोव पास इंसिडेंट। 26 फरवरी 1959 जब डिटेक्टिव्स को एक 9 हाइकर्स की टीम की डेड बॉडीज रशिया के नॉर्थर्न यूरल माउंटेन्स पर मिली। इनकी ऑटोप्सी में पता चला कि इनकी डेथ 1 या 2 फरवरी को हो गई थी। लेकिन इससे ज्यादा हैरत अंगेज करने वाली बात ये थी कि 9 में से 6 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी। बाकी की 3 में से 2 की चेस्ट पे चोट लगने से, बचे हुए 1 के स्कल डैमेज होने की वजह से। अजीब बात ये थी कि 9 में से 2 लोगों की आंखें, 1 की जीभ और 1 की आईब्रो मिसिंग थी। इनके टेंट के पास से फुटप्रिंट्स के निशान मिले, जिससे ये पता लगा कि किसी वजह से या किसी चीज ने इनको मजबूर कर दिया था ठंड भरी बीच रात में भागने के लिए। हालांकि तब भयानक स्नोफॉल भी हो रही थी। रिसर्चर्स ने बताया कि ये किसी नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ होगा, लेकिन कोई सटीक सोर्स नहीं मिल पाया। 2019 में ये केस रीओपन होता है और 2020 में ये कंक्लूड किया जाता है कि किसी एवलांच ने उनका ऐसा हाल किया होगा, बट कोई पुख्ता एविडेंस ना मिलने की वजह से इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री टिल नाउ। ब्लैक डालिया। ये मूवी बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ एलिजाबेथ शॉर्ट। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। दिन था जनवरी 15, 1947 का, जब सुबह करीब 10 बजे एक बेटी बर्सिंगन नाम की औरत लॉस एंजलिस के नॉर्टन एवेन्यू स्ट्रीट से गुजर रही थी, जब उसकी नजर सड़क के किनारे घास में कुछ ह्यूमनली फिगर पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि वो कोई मैनेक्विन होगी, लेकिन जब उसने पास जाके देखा तो वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसने पास के ही घर से पुलिस को कॉल लगाया और जब एलएपीडी की गाड़ी वहाँ पहुंची तो वो भी देखकर दंग रह गए, क्योंकि जो बॉडी थी वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर दी गई थी। बेस से नीचे का हिस्सा अलग और ऊपर का अलग, और माउथ के एजेस पर कट लगा के किलर ने एक स्माइल बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन इतनी ब्रूटैलिटी होने के बावजूद भी वहाँ एक भी खून की बूंद नहीं थी। किलर ने बॉडी को अच्छे से साफ किया था। इस केस में लगभग 150 से ज्यादा सस्पेक्ट से पूछताछ हुई और काफी लोगों ने खुद से ही कन्फेस किया कि वो एलिजाबेथ की किलर है, लेकिन वो सारे झूठ बोल रहे थे। लेकिन एक शख्स जो कि किलर हो सकता था, जिसका खुलासा 2003 की इस बुक ब्लैक डालिया एवेंजर ने किया, जो कि लिखी थी स्टीव ओडेल के द्वारा, जो कि एक फॉर्मल पुलिस डिटेक्टिव थे और उन्होंने ब्लैक डालिया के केस पर काम भी किया था। और इसमें उन्होंने खुद के ही फादर जॉर्ज ओडेल को एक्यूज किया एलिजाबेथ के मर्डर के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक सर्जन था और उसके घर का बेसमेंट में, जहाँ पर वो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता था, उसका परमिशन के बिना वहाँ किसी को जाना उसे मंजूर नहीं था। वेरेज जब 1950s में जॉर्ज अपनी नई बीवी के साथ फिलीपींस में शिफ्ट हो गया था, 1967 में फिलीपींस में भी एक लड़की की वैसी ही लाश मिलती है जैसे एलिजाबेथ की मिली थी, और वो लड़की जॉर्ज के घर के पास ही रहती थी। जब ब्लैक डालिया केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट जॉर्ज ओडेल ही था और उसके घर में वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाए गए थे, जिसमें एक बार ये रिकॉर्ड हुआ। Supposing I did kill the Black Dahlia, they couldn't prove it now. They can't talk to my secretary because she's dead. इसकी सेक्रेटरी की भी डेथ मिस्टीरियसली ही हो गई थी। खैर, जॉर्ज 1999 में मर चुका है और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। द स्टोन मैन मर्डर्स।
2009 में आई द स्टोनमैन मर्डर्स बेस्ड है ऑन द सीरियल किलिंग्स जो कि 1985 में मुंबई में शुरू हो गई थी। एक इंसान जो कि खुद को कपड़े से ढककर, ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं होता, जो कि सड़क के किनारे या फुटपाथ पर सोते हैं, उनको शिकार बनाता था। ये उन्हें अपना टारगेट बनाता था जो इंसान अकेले में आइसोलेटेड किसी कम लाइट वाली जगह पर सोता था और एक 30 किलो के पत्थर से एक वार में इनका सर कुचल देता था। ये किलिंग्स अगले 2 साल तक चली और इस बीच इसने कुल 12 लोगों को अपना शिकार बनाया। पर अचानक से 1988 में ये किलिंग्स बंद हो गई, लेकिन अगले साल ही जून 1989 में ऐसे सेम मर्डर्स कोलकाता के हावड़ा ब्रिज वाले एरिया में होने लगे, लेकिन पुलिस कभी इस मर्डर को नहीं पकड़ पाई। हमें ये नहीं पता कि ये एक ही इंसान का काम है या अलग अलग। काफी लोग मानते हैं कि किसी 2 गैंग के बीच शर्त लगी थी कि कौन कितने मर्डर करता है, और इस फिल्म में भी एक पॉसिबल मोटिव दिखाया गया है। यू कैन चेक इट आउट, द सोमरथम मैन। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी लाश की जिसे मिले हुए आज तक 77 साल हो चुके हैं, पर उसका नाम क्या था, वो कहाँ का रहने वाला था, उसके रिश्तेदार कुछ नहीं पता। ये बात है 1 दिसंबर 1948 की, जब एक सूट पहने हुए शख्स की लाश सोमरथम बीच जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ मिली। उसका सर दीवार से लदा हुआ था, उसकी दोनों पैर स्ट्रेच्ड थे और एक के ऊपर दूसरी थी। उसके पास से कोई आईडी कार्ड, पैसे और कपड़ों पर कोई भी लेबल नहीं मिला। ऑटोप्सी में पता चला कि इसकी मौत पॉइजन की वजह से हुई होगी, लेकिन उसका कभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। 2022 में कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि डीएनए टेक्निक की वजह से इन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। एक कार्ल चार्ल्स वेब नाम का बंदा है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, जिसका जन्म 1901 में हुआ था, लेकिन स्टिल ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है और ये इंसान कौन था ये आज तक किसी को नहीं पता। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि ये कोई प्यार में हारा हुआ इंसान होगा जिसने खुद की जान ले ली, या कोई बैले डांसर क्योंकि इसकी अच्छी खासी डेवलप्ड काफ मसल्स थी, या कोई सोवियत स्पाई, लेकिन अभी तक इनमें से कुछ रियल प्रूफ नहीं हो पाया है। द बोस्टन स्ट्रैंगलर, ये नाम दिया गया एक ग्रेट बोस्टन में 13 औरतों को मारने वाले किलर को। 1960s में ये औरतों को असॉल्ट करके उनका गला दबा के मार देता था। एल्बर्ट डी साल्वो जो कि एक मेंटल इंस्टीट्यूट का कैदी था, उसने कन्फेस किया कि वही बोस्टन स्ट्रैंगलर है, लेकिन काफ़ी ऑफिसर्स ये मानते हैं कि ये औरतें कई अलग अलग एज और एथिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो इसमें एक से ज़्यादा सीरियल किलर इन्वॉल्व थे और जितने सबूत क्राइम सीन से मिले वो कहीं से ही एल्बर्ट पर लीड नहीं किए। एंड दिस स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। फायर इन द स्काई, ये किसी अनसॉल्व्ड केस या कोई मर्डर की कहानी नहीं है, ये बेस्ड है एक रियल एलियन अबडक्शन पर। बात है 5 नवंबर 1975 यूएसए के ओरिज़ोना में ट्रेविस वॉल्टन नाम का एक बंदा जो कि 22 साल का लॉगर था। काम खत्म करने के बाद उसको एक हवा में उड़ता हुआ एक विमान दिखता है जो कि ग्लो कर रहा था। ट्रेविस जब उसके पीछे गया तो एक लाइट की बीम ने उसको उस विमान तक खींच लिया। उसके बाकी के क्रू ने उसको अगले 5 दिन तक ढूंढा, लेकिन ट्रेविस का कोई नामो निशान नहीं था। पर 5 दिन बाद अचानक से गैस स्टेशन पर प्रकट हो गया। ट्रेविस दिखने में डिहाइड्रेटेड, गंदा और डरा हुआ दिख रहा था। उसने ये क्लेम किया कि एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया था और कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करे। उसने बताया कि वो एक छोटे से राउंडेड रूम में मिला। उसको कुछ शॉर्ट हाइट वाले जिनकी स्क्रीन ग्रे कलर की थी वैसे बींग्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उसके मुंह पर प्लास्टिक शीट डाल दी और उसके अंदर नीडल्स इंसर्ट करी। बाद में उसको अर्थ पर छोड़ दिया। फायर इन द स्काई थोड़ा ड्रामेटिक वर्जन है इस स्टोरी का, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया साईफाई हॉरर देखनी है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बात एलियन और साईफाई जॉनर की हो ही रही है तो मैंने प्रेडेटर पर एक वीडियो बनाई थी, सामने आ रही होगी, देखना है तो देख लो। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।